नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं CUT EG हिंदी के लिए और आज ये हमारी 7वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे थे आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में। आज हम जानते हैं नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासु साहित्य, इन तीनों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आदिकाल में केवल एक क्लास और रहेगी, फिर आपका आदिकाल कंप्लीट। आदिकाल कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर आदिकाल की रचनाओं और कवियों के बारे में एक कंबाइंड क्लास लेकर आएंगे, जो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नाथ साहित्य। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब आदिकाल में भगवान शिव के जो उपासक थे उन कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे ही हम क्या कहते हैं, नाथ साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? द्विवेदी जी ने कहा है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। द्विवेदी जी ने क्या बताया? जो नाथ संप्रदाय है वो सिद्ध मार्ग के नाम से भी, योग मार्ग के योग संप्रदाय और अवधूत मत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे शुक्ल जी का एक कथन है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, जो सिद्धों में और नाथों दोनों में आते हैं। कौन है वो? गोरखनाथ। जब सिद्धों में आते हैं तो इन्हीं का नाम हो जाता है गोरक्षपा, और नाथों में आते हैं तो क्या नाम है? गोरखनाथ। भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि गोरखनाथ ने सिद्धों से, जो उनके सिद्धों के नीति और विचार थे, उनके कारणों को देखते हुए गोरखनाथ ने उनसे अपना मत अलग कर लिया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं कि सिद्धों की जो वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही आदिकाल में नाथ पंथ हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। ये आप लोग याद रखिए, जब पेपर आता है तो उसमें यही रख देता है कथन और पूछता है किसने कहा है। तो यहाँ पे पेपर में मैंने वही रखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कहा राहुल सांकृत्यायन ने? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। इन्होंने क्या बताया कि नाथों का जो समय है वो 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक का है। अब नवनाथ किसने माने? नवनाथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कौन से हैं आप इनको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं ये। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, जिन्हें चरकानंद भी कहते हैं, और चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद नाथ। एक बार पुनः देख लीजिए। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद नाथ, ये नवनाथ हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। अब आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। जो आदिनाथ हुए नाथ संप्रदाय में, उनको जो बाद के संतों ने क्या माना? शिव का रूप माना या शिव माना है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। महत्वपूर्ण ये है
परीक्षाओं में आया हुआ है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। अभिनय ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। अभिनय ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। किनकी? मत्स्येंद्र नाथ की। और मत्स्येंद्र नाथ का आपको नाम याद रखना है, क्या है? विष्णु शर्मा। आगे गोरखनाथ के बारे में जानते हैं। अब गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के। इनके समय को लेकर विवाद है। गोरखनाथ के समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यहाँ पर दे रखा है 845 ईस्वी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब मानते हैं? 9वीं शताब्दी में। और पीतम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा इनका जो जन्म मानते हैं वो मानते हैं 13वीं शताब्दी। आगे मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। महत्वपूर्ण लाइन है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो क्या बताएंगे आप लोग? गोरखनाथ। याद रखना, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की खोज में 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो ये बर्थवाल ही समझना आप इसको, ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में मिला। उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया गया है। जो 14 ग्रंथ माने वो कौन कौन से हैं? पहला सबदी, दूसरा पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवैबोध, आत्मबोध। प्रश्न बनता है आत्मबोध किसकी रचना है? तो क्या बताना है आपको? गोरखनाथ। ठीक, इंपोर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। आगे इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। ये रचनाएं, इन पर इतना ध्यान न दे पाए, लेकिन ये जो पहले के जो 14 ग्रंथ थे इनको थोड़ा सा देख लीजिए, और विशेषकर आत्मबोध को। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। बहुत इंपोर्टेंट कथन है ये महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आपको याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ के। और गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के। इस शिष्य गुरु परंपरा को भी आपको याद करते हुए चलना है। भक्तों में ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगीनाथ जो है किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? पूर्ण भगत के नाम से। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। पहला मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मीननाथ भी कहते हैं, मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं। चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर भी कहा
जाता है। जलंधरनाथ को बालनाथ कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो ये जलंधरनाथ को बालनाथ भी कहते हैं। नागार्जुन को रसायनी और चौरंगीनाथ को हम देख चुके हैं, इनको क्या कहते हैं? पूरन भगत। आगे मत्स्येंद्रनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ये जो 5 आपको नाम दे रखे हैं, मत्स्येंद्रनाथ, दूसरा नागार्जुन, तीसरा गोरखनाथ, ये चरपटनाथ और ये जलंधरनाथ, ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं कुछ। इस साहित्य में सर्वाधिक नारी निंदा का उल्लेख हुआ है। किसमें? नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक नारी निंदा का उल्लेख हुआ है। ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया गया है। प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि आजकल ये जो संप्रदाय हैं, आदिकाल और विशेषकर भक्ति काल, इन दोनों कालों से विशेषताओं को लेकर ही प्रश्न बनता है कि इन कालों की क्या विशेषताएं रही। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया गया है। सिद्धों के भोग विलास की भत्सना की गई है। गुरुओं को विशेष महत्व दिया गया है। नाथ संप्रदाय में, नाथ साहित्य में क्या किया गया है? गुरुओं को विशेष महत्व दिया जाता है। हठयोग साधना प्रणाली है। मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है। अब कुछ कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि मैंने इस पीडीएफ में वही रखा है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा फिजूल की चीजों को यहां पर नहीं जोड़ा गया है। तो पहला जो कथन है क्या है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, सिद्ध एवं नाथों में अंतर, यहां से प्रश्न बहुत निकल के आते हैं। सिद्ध एवं नाथों में अंतर। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी। सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी। सिद्धों ने साधना मार्ग में नारी के सहयोग को आवश्यक माना, जबकि नाथों ने नारी का विरोध किया। सिद्धों ने तो नारी के सहयोग को आवश्यक माना और नाथों ने इसका विरोध किया। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते थे। सिद्धों ने कार्य साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर। सिद्धों ने किस पर बल दिया? कार्य साधना पर, और नाथों ने योग साधना पर। ध्यान रखना है आपको। सिद्ध साहित्य सरस है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। अब हम पढ़ते हैं आगे से जैन साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग, राजपूताना, पंजाब में। मतलब सिद्धों का प्रभाव किस साइड अधिक रहा? पूर्वी भागों में, भारत के पूर्वी भागों में, और नाथों का पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग बोले तो राजपूताना और पंजाब में। अब जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैनों ने जो अपना काव्य लिखा वो किधर रखा? राजस्थान में, गुजरात में और दक्षिण में। जैन मत संबंधी रचनाएं 2 तरह की हैं। प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धनाथों की तरह अंतःसाधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। आगे चलते हैं। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखे गए। जैन मत का जो प्रसार करने के लिए क्या लिखे गए? चरित्र काव्य। सबसे ज्यादा चरित्र काव्य जैनियों ने लिखे। सबसे ज्यादा चरित्र काव्य किसने लिखे? जैनियों ने। स्वयंभू और ये पुष्पदंत है।
पुष्पदंत, धनपाल, जिनत सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। सबसे पहले आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न ये भी बनता है, मैंने कई परीक्षाओं में देखा है कि जैन मत से संबंधित कवि नहीं है या किसको जैनों में नहीं गिना जाता है, तो वो ऑप्शन देता है। तो आपको याद रखना है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनत सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग, ये सब क्या है, जैन साहित्य से संबंधित कवि हैं। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। इसमें क्या रहा, रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहते हैं। उससे संबंधित मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण रास, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 ईस्वी इसका जो समय माना, 905 ईस्वी माना। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास जिनत सूरी, और अपभ्रंश में प्रथम जो है ग्रंथ वो कौन सा है, उपदेश रसायन रास, जिसको किसने लिखा, जिनदत्त सूरी। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, इसे किसने लिखा, शालिभद्र सूरी। ये महत्वपूर्ण रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो किसने लिखा है, शालिभद्र सूरी ने। प्रथम धर्मेतर रास संदेश रासक किसका है, अब्दुल रहमान का। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित्र रास है, किसका है, शालिभद्र सूरी सेकंड का, 1350 ईस्वी में। आपको बस ये याद रखना है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की, और पंच पांडव चरित्र रास भी किसकी है, शालिभद्र सूरी की। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिए। डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेनकृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है, और ये सर्वमान्य भी माना गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेनकृत श्रावकाचार जो रचना थी, इसको क्या माना है, हिंदी की प्रथम रचना। देवसेन के बारे में जानते हैं थोड़ा। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 933 ईस्वी में रचित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसकी भाषा जो है अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जड़ सासड़ भाष्यु सो मई कयु सारू, जो पालई सई भाऊ कर सो सर पावई पारू। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, यहां से यहां तक परीक्षा में सीधी सीधी पंक्ति ये पूछी जाती है। ये पंक्ति परीक्षाओं में सीधी सीधी पूछी जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो जड़ सासड़ भाष्यु सो मई कहु सारू। आगे चलते हैं। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। 250 दोहों में क्या है, श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। गृहस्थ जीवन क्या है, इनका केंद्र। आप जानते हैं शालिभद्र सूरी के बारे में। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया था। शालिभद्र सूरी के जो बुद्धिरास का संग्रह किसने किया है, उनके शिष्य शिवी ने। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। कैसी रचना है बुद्धिरास, प्रेम काव्य। आगे शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में लिखा गया। ये हम पहले बात कर चुके हैं। शालिभद्र सूरी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली रास। यह 250 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित्र काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। भरतेश्वरी बाहुबली रास का जो संपादन किया किसने किया, मुनिजिन विजय ने। आगे आशुक के बारे में बात करते हैं। आशुक कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदनवाला रास महत्वपूर्ण है और यह 35 छंदों का खंड काव्य है। विनयचंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपऊ से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। विजयसेन सूरी, आगे विनयचंद्र सूरी का जो ग्रंथ है वो क्या है, नेमिनाथ चौपई। और विजयसेन सूरी
विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। इसको आप याद रखिए, महत्वपूर्ण रचना है। रेवंतगिरी रास किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजयसेन सूरी। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकार नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। इस रचना में क्या है? जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्वपूर्ण वर्णन है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि कल्याणकृत आबू रास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। इनको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अन्य रास काव्य एवं कवि, ये महत्वपूर्ण है। स्थूल भद्र रास 1209 ईस्वी में किसने लिखी रचना? जिनधर्म सूरी जिरधाम। नेमिनाथ रास मुनि सुमित गण गय सुकुमार रास देहलड़। इन रचनाओं में केवल ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं आप केवल उन पर ही ध्यान ज्यादा दीजिएगा, बाकी अन्य को आप छोड़ सकते हैं। पुराण सार चंद्रमुनि, योग सागर योग चंद्रमुनि की, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम रासो साहित्य की। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि CUT का आपका जो सिलेबस है ये समय से पूर्ण भी करना है। देखते हैं रासो साहित्य में रासो काव्य दो रूपों में मिलता है, एक तो प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीत के रूप में। वीर काव्य भी बोल सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह हैं पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गई जाती रही हो उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमाण रासो है। कौन सा है? प्रबंध काव्य का जो पहला ग्रंथ है वो क्या है? खुमाण रासो। वीरगीत वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। और वीर काव्य का जो प्रथम ग्रंथ हम किसको मानेंगे? बीसलदेव रासो को। और प्रबंध काव्य का प्रथम ग्रंथ खुमाण रासो को। आगे चलते हैं। खुमाण रासो क्या है? प्रबंध काव्य है। रचनाकार की बात करें तो दलपत विजय। आपको रचना काल और समय किसने लिखा ये तो याद होना ही चाहिए। तो खुमाण रासो। रचनाकार की बात करेंगे दलपत विजय। रचना काल की बात करें तो 9वीं शताब्दी। यह 500 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कितनी छंदों का? 500 छंदों का। इसमें क्या है? चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता विशिष्ट बगदाद के खलीफा अलमामू के युद्ध व विजय का वर्णन किया गया है। और क्या है? मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह राज सिंह का वर्णन है। इससे लगा है कि यह रचना विक्रम की 17वीं सदी के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया है। विजयपाल रासो की बात करते हैं। रचनाकार कौन है? नल्ल सिंह भाट। रचना काल 11वीं शताब्दी। याद रखना है आपको। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल्ल सिंह भाट। और रचना का जो समय है वो कितना है? 11वीं शताब्दी। यह रचना अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ। मतलब इसमें जो नल्ल सिंह भाट ने जो लिखा विजयपाल रासो, इसमें क्या बताया गया? विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति, उनकी युद्ध की उपलब्धियों और उनके बारे में ही चर्चा करी है। बीसलदेव रासो की बात करें तो नरपत नाल रचनाकार हैं और रचना काल कितना है? 12वीं शताब्दी। याद रखना है आपको। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। क्या है? इसमें 100 पृष्ठों में रचित छोटा सा ग्रंथ है। एक विरहपरक संदेश काव्य जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह वियोग और
पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। आपसे पूछा जाए 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है, तो किसमें मिलता है? बीसलदेव रासो में। क्या? 12 मासा वर्णन। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसको ज्यादा जोर देकर बता रहा हूँ। राजस्थानी भाषा में रचित है। बीसलदेव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी। रानी पर और सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति हुई है इसमें। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो प्रबंध ग्रंथ है, पिंगल शैली में लिखा गया है। रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। रचना काल की बात करें तो 12वीं शताब्दी। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो के नायक और नायिका की बात करें हम तो क्या है इसमें? पृथ्वीराज चौहान। नायिका का नाम क्या है? संयोगिता। ये लिखा हुआ है संयोगिता। 69 समय जिन्हें सर्ग कहा गया है, जो पृथ्वीराज के जो भाग बोल सकते हैं उनको किसमें बांटा गया है? 69 समय में। और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 68 प्रकार के छंदों का। मुख्य छंद हैं कुछ: कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, ओटक, गाहा और आर्या। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। चंद्रबरदाई जो थे वो क्या थे? छप्पय छंद के विशेषज्ञ। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख हैं। इसमें क्या है? पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। इसका जो अंगिरस माना जाता है वो क्या माना जाता है? वीर। जयचंद्र प्रकाश रचनाकार की बात करें तो भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। समय की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी। इसमें क्या है? इसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया गया है। जयमयंक जसचंद्र का किसकी रचना है? मधुकर की। रचना काल की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी। इसमें क्या है? कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया गया है। मतलब जयचंद प्रकाश की बात करेंगे तो किसने लिखी? भट्ट केदार ने। और जयमयंक जसचंद्र का किसने लिखी? मधुकर ने। लेकिन है क्या दोनों में? कन्नौज के सम्राट जयचंद के बारे में उनकी कथा और शौर्य का वर्णन किया गया है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जयचंद्र प्रकाश की बात आएगी तो भट्ट केदार और जयमयंक जसचंद्र का की बात आएगी तो मधुकर। आगे परमाल रासो रचनाकार की बात करेंगे तो जगनिक। रचनाकाल 13वीं शताब्दी। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उदय सिंह की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में क्या है? आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड के नाम से गाया जाता है। आला जो कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। महत्वपूर्ण है ये लाइन। जिसका जो केंद्र है वो क्या है? बैसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। आगे महत्वपूर्ण रचना है रणमल्ल छंद। किसकी है? श्रीधर की। समय बात करेंगे, समय कितना है? 14वीं शताब्दी। इसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन है। यह 70 छंदों का काव्य है। इसमें 70 छंदे हैं। रणमल छंद नाम से ग्रंथ है और रचनाकार की बात करेंगे तो कौन है? श्रीधर। हम्मीर रासो रचनाकार कौन है? शारंगधर। रचना काल है 14वीं शताब्दी। यह मूल रचना उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो बस इतना याद रखना है आपको। कितना है? 14वीं शताब्दी तो इसका समय है और लिखी किसने है? शारंगधर ने। कीर्तिलता सबको पता है। विद्यापति रचना काल की बात करेंगे तो 14वीं शताब्दी का आरंभ।
तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। ऐतिहासिक महत्व, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया गया है इसमें कीर्तिलता में। कवि ने इसे स्वयं कहाड़ी कहा है। क्या कहा है? कहाड़ी। स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। क्या कहा है? विद्यापति ने इसकी भाषा को अवहट्ट। इसकी रचना भृंग-भृंगी संवाद में हुई है। भृंग-भृंगी संवाद मतलब नायक और नायिका के जो आपसी संवाद होते हैं उनके माध्यम से इसको कहा गया है। कीर्ति पताका, रचनाकार क्या है? विद्यापति। रचनाकाल 15वीं शताब्दी। तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन ये रचना उपलब्ध नहीं है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। गारसादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? राजसूई से। राजसूई। हर्ष प्रसाद शास्त्री राजयश से और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से। नंदलाल वाजपेयी ने रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी? रासक से। महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस, दशरथ शर्मा ने रासक, माता प्रसाद गुप्त ने रासक और गणपत चंद्र गुप्त ने रासक। इन तीनों को आप याद रखिए। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने क्या बोला? रासक। और गणपत चंद्र उसी में थोड़ा सा बोल देते हैं। रासक से रास बना, रास से रासा, रासा से रासु और रासु से रासो। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से। आपको याद रखने वाली बात इसमें क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार याद रखिए। क्या माना? रसायन से। हरि प्रसाद शास्त्री ने राजयश से और गारसादा तासी ने राजसूई से। राजसूई के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक। ये तो महत्वपूर्ण है ही। आगे रासो साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य। मिश्र बंधुओं ने लिखा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, लेकिन किसके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार। यही मैं पूछता हूं आपको, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम कवि क्या है? कमेंट करके बताइए। आचार्य शुक्ल ये चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृथ्वीराज रास हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। पहले भी बात कर चुके हैं हम। चंद को क्या कहा जा सकता है? छंदों का राजा। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा चंद्रवरदाई को? छप्पय छंदों का राजा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। याद रखिए। कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। ये बेसिक जानकारी है, थोड़ा सा बस याद रखिए। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। इसका जो रचनाकाल है और मूल रूप के बारे में हमेशा से विवाद बना रहा है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने कराया था। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं। कौन से? मृगया, आखेटक, विवाह और युद्ध। आगे डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। किसने? दशरथ शर्मा ने और मीनाराम रंगा ने क्या बताया? पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप की बात करें तो क्या है? 12वीं शताब्दी में हुआ होगा, जब इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी का।
यहां से बनता है प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। क्यों यहां से बनते हैं प्रश्न? पृथ्वी राशियों की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के मत, क्या मत हैं? प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रामाणिक किस किसने माना है। यहाँ पे ये कर देता हूं मैं, अब होगा प्रामाणिक, और ये शुद्ध है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल टॉड। मुख्यतः आप याद रखिए, प्रामाणिक मानने वालों में कौन है? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, विष्णु और ये कर्नल टॉड। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। और महत्वपूर्ण है, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर बूलर बहुत महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर और हरिचंद ओझा। याद रखिए, अब यहां से प्रश्न बनता है। कुछ विशेष तथ्य है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। ये रीजन भी दे रखा है कि डॉक्टर बूलर ने इसको अप्रमाणित क्यों घोषित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में बताया है। सामान्य जानकारी है, याद रखिए। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा। क्या लिखा? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं। पुरानी कथाओं में क्या है? काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है, मतलब इतिहास वे एकदम नहीं लगते हैं। महत्वपूर्ण लाइन है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल ने माना कि रासो इतिहास नहीं है। उन्होंने माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यांग ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। आज की क्लास में इतना ही था। आज हमने जाना नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को और रासो साहित्य को। इसके बाद हम एक क्लास और करेंगे, आदिकाल को फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं को लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो हम करते ही रहेंगे शनिवार और रविवार को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।